नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फ्योली के फूल। जया का तबादला सुदूर पहाड़ी गांव के सरकारी स्कूल में हो गया था। वह पसोपेश में बैठी सोच रही थी कि क्या करे। काफी सालों से उसकी पोस्टिंग अपने ही शहर व आसपास के लगे हुए स्थानों के स्कूलों में हो रही थी, इसलिए वह किसी तरह से नौकरी चला पा रही थी। पर इस उम्र में घर से दूर पवन को छोड़कर कहाँ जाएगी और कैसे रहेगी। उसकी अभी 3 साल की नौकरी शेष थी। पवन इसी साल रिटायर हो गए थे। दोनों बच्चों की शादी करके वे जिम्मेदारियों से भी मुक्त हो गए थे। एक दिल कह रहा था नौकरी ही छोड़ दे, लेकिन सरकारी नौकरी। इतने में पवन कमरे में आ गए। तुम यहाँ बैठी हो? कब से ढूंढ रहा हूँ। क्या हुआ? कुछ नहीं, वह अनमनी सी बोली। फिर उसी दुविधा में, मैंने कहा ना अब जरूरत क्या है नौकरी की। छोड़ो नौकरी को, पवन रोमांटिक होते हुए बोले। अच्छा है, दोनों लंबे टूर पर चलते हैं, पोस्ट हनीमून मनाते हैं। मैं कितनी टेंशन में हूं, तुम्हें मस्खरी सूझ रही है। जया झुंझलाती हुई बोली। अरे इसमें टेंशन वाली कौन सी बात है। मैं तुम्हें पहाड़ में रहने के लिए अकेले नहीं भेज सकता। तो नहीं भेज सकता, बस दैट्स फाइनल। तो तुम चलो मेरे साथ, दोनों वहीं रहेंगे, पोस्ट हनीमून वहीं मनाएंगे। जया भी झूठ मूठ रोमांटिक होते हुए बोली। पवन ने इस अंदाज से उसे देखा कि जया की हंसी छूट गई। अच्छा चलो थोड़ी देर कहीं घूम आते हैं, तुम्हारा मूड ठीक हो जाएगा, पवन बोले। लेकिन उसका मूड ठीक न हुआ, बल्कि उसने पवन का मूड भी खराब कर दिया। उसने अपने तबादले पर जाने की पूरी तैयारी कर ली थी। पवन की चिंता नहीं थी। घर के आउट हाउस में एक परिवार रहता था। वे पूरा ख्याल रखेंगे पवन का, और फिर वह भी आती जाती रहेगी। पर जो पवन हर वक्त उसके स्वास्थ्य व खाने पीने के लिए चिंतित रहते हैं, उनके लिए उसे अकेले भेजना बहुत कष्टदायक था। पर अपने विचार थोपना भी पसंद न था पवन को। इसलिए शशि व किशोर को घर व पवन का ध्यान रखने को कहकर वह अपनी नौकरी पर चली गई थी और आज ज्वाइन भी कर ली थी। वर्षों बाद आई थी पहाड़। तभी बचपन में आती थी नानी दादी के पास छुट्टियों में। पर तब के और अब के परिदृश्य में बहुत बदलाव आ गया था। ग्रामवासियों का वह आंचलिक भोलापन मानो मुंह छिपाकर कहीं दुबक सा गया था। गांव अब कस्बाई रूप ले चुके थे। उसे गांव की वह खुशबू नसीब न हो पाई जो उसकी यादों में बसी थी। पर परिवर्तन जीवन का नियम है और समय उसका आधार। परिवर्तन तो आना ही चाहिए। गांव की पीढ़ी भी अब दूसरी तीसरी सीढ़ी में प्रवेश कर चुकी थी। अपने रहने की व्यवस्था कर उसने गांव के कुछ प्रतिष्ठित लोगों से मुलाकात की। सरकारी स्कूल अभी गांव की बहुत बड़ी ज़रूरत थे। गांव का प्राकृतिक वातावरण भले ही उसके मन को बहुत भा रहा था, पर पहाड़ों में रहने की आदत न होने के कारण उसे बहुत मुश्किल हो रही थी। धीरे धीरे उसकी गांव की बेटियों, बहुओं और औरतों से जान पहचान होने लगी। गांव की अधिकतर लड़कियां अब 10वीं 12वीं पास तो करने ही लगी थीं। जो पढ़ने में अच्छी थीं, वे उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए शहरों का रुख कर रही थीं। लेकिन उसे खुशी हुई कि पढ़ने के कारण लड़कियों की विवाह की उम्र भी थोड़ी बढ़ गई थी। उसे 6 महीने हो गए थे यहाँ आए हुए। अब तो स्कूल आते जाते कई हाथ टीचर दीदी को नमस्ते की मुद्रा में उठते। गांव की विवाहित या कुंवारी लड़कियां उसके आसपास मंडराती रहती या उसके पास आकर बैठ जाती। कमसिन पहाड़ी गोरी खूबसूरत भोली बालाओं को देखकर वह अभिभूत हो जाती। उनका अनछुआ अनगढ़ सौंदर्य उसके लिए भी कुतूहल व आकर्षण का केंद्र था। तृप्ति, सौम्या, सचिना, सरिता, सविता अब तो नाम व रंग ढंग का भी शहरीकरण हो चुका था। विवाहित बेटी बहुओं के हाथों में मोबाइल व उनकी वेशभूषा में भी काफी परिवर्तन आ चुका था। अब न लगती बेटी और बहुएं अलग, सब एक जैसी खिलखिलाती, हंसती बोलती पहाड़ी नदी सी, उछलती कूदती उफनती सी दिखती।
इन सभी लड़कियों में तृप्ति व सौम्या धीरे धीरे उसके बहुत नज़दीक आ गई थीं। दोनों ने गांव के स्कूल से 12वीं पास किया था। दोनों ही विवाहित, पास के ही गांव से ही ब्याह होकर आई थी। 23-24 साल की दोनों युवा उम्र व खूबसूरती के वेग को थामे हुए, अपने अंदर जैसे एक तूफान सा समेटे हुए। जिस तूफान की वेगवती धारा पर बांध बना, उनके सहचर दूर देश में कुक व ड्राइवर की नौकरी करने चले गए थे। कितने साल से नहीं आया रे तेरा पति? उसने सौम्या को छेड़ते हुए एक दिन पूछा। शैलेंद्र को गए 2 साल हो गए दीदी। शादी के बाद 2 महीने ही रहा था। शहरी लड़कियों की ही तरह सौम्या भी धड़ल्ले से पति का नाम लेते हुए बोली। बोलते बोलते अनायासी सौम्या की सुंदर आंखों में चंचल सपनीली चमक उभर आई थी। और तेरा? वह तृप्ति की तरफ मुखातिब हुई। नरेश को गए तो 3 साल हो गए। अब छुट्टी आएगा, फिर चला जाएगा। वह अपने लगभग 2.25 साल के बेटे को खामोश निगाहों से ताकते हुए बोली। जया की निगाहों ने दोनों की आंखों की खामोश वीरानगी को ताड़ लिया। कान, गले, हाथों में सोने के गहने। पति कमाने के लिए गया है, इसलिए संपन्नता की झलक दिखाई देती थी उनके रहन सहन में। जिनके बेटे या पति विदेशों में कुक, ड्राइवर या इसी तरह के दूसरे कार्यों के लिए गए हुए हैं, उनकी पत्नियों के पास रुपए पैसे की किल्लत नहीं दिखती। हर महीने बेटा या पति अच्छी धनराशि जो भेज देता है, पर क्या इन सुकुमारियों की आंखों की चमक स्थायी रख पाता है इनका हमराही? दीदी, शैलेंद्र आ रहा है छुट्टी, 1 हफ्ते बाद पहुंच रहा है, खुशी से उमगते सौम्या ने एक दिन बताया। खुशी जैसे उसके अंग अंग से फूट रही थी। उसकी सुंदर पनीली आंखों से फूटती बहती प्रसन्नता जया को भी अंदर ही अंदर जैसे प्रेम रस में भिगो रही थी। अच्छी लग रही थी उसकी खुशी। दीदी, कुछ बताओ ना, क्या करूं? सामने से थोड़े बाल काट दो मेरे, नीचे से बराबर भी कर दो। ब्लीच भी मिलता है भास्कर की दुकान में, उसे लगा लूं? वह कुछ कुछ बोले चली जा रही थी और जया उसकी आंखों में अपने प्रियतम के लिए पूरे संसार की खूबसूरती को अपने में समेटने की चाह को उसके दिल में हिलोरे लेते महसूस कर रही थी, जो 2 साल से उसने अपने अंदर दबा रखी थी। कितने महीने के लिए आ रहा है? जया उसकी उमगती खुशियों को आंखों से समेटते हुए बोली। 2 महीने के लिए। थोड़ी देर बाद सौम्या चली गई, पर उसके हृदय में जैसे उसकी खुशी रच बस सी गई। फिर 2 महीने तक न दिखी सौम्या उसे। तृप्ति ने बताया, कुछ दिन घर पर रहकर कुछ दिन के लिए पति के साथ अपने मायके और फिर घूमने के लिए जाएगी। वह उदास सी थी। तू क्यों उदास हो रही है? जया उसके फूल से चेहरे को 2 उंगलियों से उठाती हुई बोली। नहीं, उदास नहीं हो रही दीदी, बस ऐसे ही। नरेश भी तो आने वाला था छुट्टी, क्या हुआ उसका? इस साल नहीं आ रहा, अगले साल आएगा। उसकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। उसके टपकते आंसू जया के हृदय में शूल की तरह चुभकर बहुत कुछ बहाए दे रहे थे। तो अगले साल आ जाएगा। वह उसका सिर सहलाकर उसे दिलासा देती हुई बोली। बोलने को तो वह बोल गई थी, पर तृप्ति के अंदर अचानक उगाए रेगिस्तान की मृग मरीचिका की प्यास उसके खुद के हृदय को भी गहराई तक एक अजीब सी तृष्णा से भर गई थी। तृप्ति उठकर चली गई थी। जया बाहर आकर सामने खड़ी पहाड़ी को देखने लगी। बसंत ऋतु अपने उफान पर थी। जगह जगह पीले फ्योली के फूल अपनी छटा बिखेर रहे थे। गर्मी आते ही ये मुरझा जाएंगे। कितने सुंदर, कोमल, दिलकश, लुभावने लगते हैं ये फूल, जैसे उमंगों से भरपूर, किसी भी युवा हृदय में प्रेम रस घोलने में सक्षम। ये युवा बेटियां, बहुएं, जिनके पति या तो फौज में हैं या फिर विदेशों में पैसे कमाने के लिए गए, अपनी फ्योलियों को यूं तड़पता छोड़कर, पता नहीं क्यों। तृप्ति की उदासी जया के हृदय को भी अनायास उदास कर गई थी। इस उम्र में भी वह पवन से लंबे समय तक दूर नहीं रह पा रही थी।
उनके अपने आसपास होने का एहसास अजीब सा सुकून देता है। फिर ये युवतियाँ जिनकी शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक ज़रूरतें, इच्छाएं, भावनाएं, उमंगे अभी अपने उफान पर हैं। कैसे थाम पाती होंगी ये अपने हृदय के आवेगों को। लेकिन पैसा कमाने की प्यास और सुखद भविष्य की आस इन प्रेम में पगी आत्माओं को एक दूसरे से दूर किए दे रही थी। रोजी रोटी के लिए गांव से क्या, देश से भी पलायन इनकी नियति बन चुकी थी। कई बसंत आते हैं और गुजर जाते हैं इनके जीवन में, बस यूं ही, ऐसे ही। छू भी नहीं पाते हैं इनके हृदयों को। सोचकर उसके हृदय में भी बहुत कुछ रीत गया। काफी दिनों तक तृप्ति भी न दिखी उसे। पता किया तो पता चला कि मायके गई है कुछ दिनों के लिए। चलो अच्छा है, कुछ दिन मन लग जाएगा उसका। खुशी हुई उसे सोचकर। काफी दिन बीत गए। स्कूल के फाइनल इम्तिहान चल रहे थे, इसलिए जया की व्यस्तता बढ़ गई थी। एक दिन जया स्कूल से लौट रही थी कि पेड़ के नीचे के झुरमुट के पीछे निगाह गई। एक युवक युवती बैठे दिखाई दिए। मन ही मन मुस्कुरा गई। गांव तक भी फैल गया है प्रेम रोग। अब गांव में भी प्रेम विवाह होने लगेंगे, जात पात से परे। अच्छा है। तभी युवती की जानी पहचानी खिलखिलाहट कानों में पड़ी। उसने तमक कर पीछे देखा और जड़ हो गई। तृप्ति गांव के शंकर के साथ बैठी थी, कुछ इस अंदाज में जिसे सहज तो नहीं कहा जा सकता। घबराकर वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाती हुई चली गई। कहीं तृप्ति उसे देख न ले। उस दिन घर जाकर जया अजीब से कश्मकश में घिर गई, जैसे तृप्ति के अंदर की वीरानगी और आवेश उसके अंदर एक साथ समा गए हों। काफी दिन लगे उसे उस दिन का मंजर भुलाने में, लेकिन फिर एक दिन उसका आमना सामना हो गया तृप्ति और शंकर से। उन्हें देखकर उस दिन भी वह जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना चाहती थी, लेकिन पैर एक पत्थर से टकरा गया और न चाहते हुए भी मुंह से आह निकल गई। तृप्ति की निगाह उस पर पड़ी और दोनों की निगाहें चार हो गईं। वह तेजी से घायल पैर का दर्द दबाए पहाड़ी रास्ते पर उतरती चली गई। घर जाकर कपड़े बदलकर बैठी ही थी कि दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला। सामने तृप्ति खड़ी थी, चेहरे पर दिल चीरने वाली ठंडी खामोशी ओढ़े। बिना कुछ बोले वह वापस पलट गई। पीछे पीछे तृप्ति भी अंदर आ गई। जया पलंग पर बैठकर एकाएक उठाए अपने आवेश को काबू कर रही थी। दीदी, तृप्ति उसके पैरों के पास बैठ उसकी गोद में अपनी हथेलियों को रखती हुई बोली। बहुत नाराज है मुझसे? नहीं, वह बिना उसकी तरफ देखकर बोली। तो फिर सवाल कीजिए, जो कुछ पूछना चाहती हैं पूछ लीजिए। क्या पूछूं तृप्ति? उसका कंठ अवरुद्ध हो गया। क्या यह सही है? विश्वासघात कर रही है तू अपने पति के साथ। वो तुम्हारे लिए पैसा कमाने के लिए दिन रात एक कर रहा है और तुम। बोलते बोलते जया उत्तेजित हो गई। दीदी, किसने कहा था नरेश को कि इतना कमा कि हम साथ ना रह पाए? कितना रोका था मैंने। कैसे जिंदगी बिताऊं, आप ही बताइए। नरेश फिर 2 महीने के लिए आएगा और सब्ज बाग दिखाकर 3 साल के लिए चला जाएगा। आप ही बताइए दीदी। ये बूटी न खाई होती तो स्वाद भी न पता होता, पर जब प्रेम की बूटी एक बार खा लो तो इसका स्वाद भी तो पता हो जाता है ना। तृप्ति की आंखें छलछला आईं। तन मन की अपनी इच्छाएं हैं दीदी, इन सामाजिक रिश्तों से परे। इससे तो अच्छा था मेरा विवाह होता ही नहीं। वह जया की गोद में सिर रखकर फूट फूट कर रो पड़ी। जया हतप्रभ सी तृप्ति को देखती रह गई, फिर उसका सिर सहलाने लगी। तृप्ति का सिर सहलाते सहलाते सोच रही थी, उसे भी नहीं करनी है अब नौकरी। वापस चली जाएगी पवन के पास। 3 साल का समय बहुत होता है। एकाएक उसकी आंखों से आंसुओं की अविरल धारा बहने लगी। इन अभिसारिकाओं के दर्द ने उसके हृदय को अंदर तक बींध डाला था। गांव के अमूमन हर दूसरे घर की यही कहानी थी। पति पैसा कमाने के लिए या तो विदेशों में या फौज में। विदेश में रह रहा पति कब आएगा पता नहीं, और फौज में भर्ती देश की सीमा पर तैनात पति कब अपनी प्रेयसी से मिले बिना ही अलविदा कह जाए कौन जाने। तृप्ति, उसने कुछ कहना चाहा, पर एकाएक तृप्ति अपनी रुलाई रोकती हुई
दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। बाहर का मौसम अचानक बिगड़ गया था। बादल गरज रहे थे, बिजली कड़क रही थी। उसने तृप्ति को आवाज़ देकर रोकना चाहा, पर उसकी आवाज़ को अनसुना कर वह तेजी से पहाड़ी रास्ता उतरती हुई भागती चली गई थी, और वह हताश सी उसे भागते हुए देखती खड़ी रह गई। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ लेखिका सुधा जुगरान जी की लिखी कहानी फ्योली के फूल।